हाँ जी, क्या हाल चाल। तो चलिए ओएस यूनिट 1, तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और ये भी बताता चलूंगा क्या किस तरह से करना है, क्या नहीं करना। ठीक है। तो ओएस का पहला टॉपिक आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला टॉपिक आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट टोटली 10 होते हैं जो हम पढ़ेंगे। ये 10 हैं, आपको इसकी हेडिंग रिमेंबर करनी है, बस हेडिंग याद रखो, बाकी कुछ याद नहीं रखना, बाकी बना के लिखना है सब। तो कौन सा होता है पहला? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट सर्वर सिस्टम, P2P सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। इसमें बेसिकली बहुत सारे फिजिकल नेट कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो एक फिजिकल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। बस ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो फिजिकल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं और ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो लैन, वैन, मैन, पैन की लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। बाकी कोई जरूरत नहीं है। ये डायग्राम प्लीज बना लेना। पूरी ओएस में कहीं पे भी कोई भी डायग्राम हो, छोटा बड़ा, उस डायग्राम को जरूर याद रखना। ठीक है। फिर आता है हमारा ओपन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते थे, इसमें डिपेंडेंट नहीं रहते, बस यही डिफरेंस है इसका। फिर आता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसकी वो रिक्वेस्ट पूरी कर देता है, बस इसका यही काम है। ये दो तरह का होता है, कंप्यूट सर्वर, फाइल सर्वर। कंप्यूट सर्वर में क्या है, जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी चीज की, सर्वर उसे पूरा कर देता है। फाइल सर्वर में क्लाइंट जो है वो रीड, राइट, डिलीट और अपडेट कर सकता है फाइल को सर्वर पे, है ना। ये इसका एक छोटा सा डायग्राम है कि एक सर्वर है और ये 3 क्लाइंट हैं, बस। फिर हमारा आता है P2P सिस्टम। P2P क्या हो गया, एक तरीके से मानो पीयर टू पीयर सिस्टम बोलते हैं वैसे इसे मानो जैसे बहुत सारे पीयर्स हैं, उनमें से किसी को कुछ काम करवाना है वो इस वाले पीयर से करवा लेता है, या इसे कुछ काम करवाना है वो इस वाले से करवा लेता है। ये चलता है आपसदारी में, भाईचारे में काम। ठीक है, ये पढ़ना चाहो तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, डू कमेंट डाउन। और फिर आता है, मतलब ये पीयर टू पीयर जो होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस और एक होता है डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो जो सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस है वो क्या काम करता है कि एक पीयर देखता है कि कौन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, दूसरा पीयर की कौन वो पीयर है जो ये वाली सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है जिसकी मुझे जरूरत है, और मैं उसे रीच आउट करूं। जैसे मुझे वीडियो एडिटिंग करवानी है तो मैं देखूंगा कौन मेरी वीडियो एडिट कर सकता है आपस में यहाँ पे, तो मैं फिर उसे रीच आउट करूंगा। ठीक है, और ये एक डिस्कवरी प्रोटोकॉल है। डिस्कवरी प्रोटोकॉल क्या होता है कि जी मैंने रेज कर दिया कि हाँ मुझे वीडियो एडिटर की जरूरत है, और जो वीडियो एडिटिंग करता हो वो मेरे पास आए, मैं उसे इतना पर्क दूंगा। ठीक है। फिर आता है पर्सनल कंप्यूटिंग। पर्सनल कंप्यूटिंग क्या हो गया, बेसिकली पर्सनल कंप्यूटिंग ऐसे कि ये लैपटॉप है, एक लैपटॉप है, उससे जो जो डिवाइस कनेक्टेड होंगे बस वही उसका एनवायरनमेंट है, वो उन्हीं में डील करेगा। ये हो गया पर्सनल कंप्यूटिंग। फिर आता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में क्या है कि एक मानो डेस्कटॉप है, उससे पेन ड्राइव कनेक्टेड है, सीपीयू कनेक्टेड है ना। सीपीयू तो चलो काम करवा रहा है, पेन ड्राइव कनेक्टेड है, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब चीजें कनेक्टेड है उससे। तो वो सबको एक टाइम अलॉट कर देगा कि इस टाइम के लिए ये स्कैनर काम करेगा, इस टाइम के लिए ये प्रिंटर काम करेगा, इस टाइम के लिए ये काम करेगा। ठीक है, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे दे ताकि सीपीयू की यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाए। ये होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसका ये डायग्राम देख लेना, पीयर टू पीयर का ये डायग्राम देख लेना। फिर आता है क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग को ऐसे मानो कि बहुत सारे आपके कंप्यूटर सिस्टम है वो एक क्लस्टर बना के काम कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। फिर आता है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग कंप्यूटर हैं, वो यूनाइट होके एक सिंगल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ नहीं लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। ये लिखना है कि ये स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है, प्रोसेसिंग अच्छी करता है, ये कॉन्फ़िगरेबल कंपोनेंट्स का यूज करके आपकी जो पूरी सॉफ्टवेयर जर्नी है उसे आसान करने में मदद करता है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग वही कि एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, सिंगल कंप्यूटर यूज होता है, बस यही चीज है। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ। अब देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, और इसे आप रिसोर्स मैनेजर भी बोल देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, शेल और कर्नल। शेल क्या है, कमांड इंटरफेस। कर्नल क्या है, कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो शेल है वो क्या करता है,
यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके हिसाब से एक्शन लेता है। और ये वही चीज़ लिखी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज़र इंटरेक्शन, और सारी कमांड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कर्नल उसमें क्या करता है, कर्नल इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ और परफॉर्मेंस और रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटी में हेल्प करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट। फिर हमारा आता है हायरार्किकल व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो ये बहुत सारे वो आएंगे इसके स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली 6 तरह के होते हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन्हें ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना। क्वेश्चन वैसे इन नोट्स में से ही आएगा, और अगर कुछ मिस आउट होता है तो वो चॉइस वाला बैलेंस आउट हो जाता है, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, नोट से सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, इसे हायरार्किकल व्यू को समझो। जैसे मैंने बताया था कि जो शेल है वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने में काम करता है। तो देखो यूज़र है, यूज़र को क्या दिख रहा है, कि एप्लीकेशन दिख रही है। एप्लीकेशन किस पे ऑपरेट कर रही है, किससे बातचीत कर रही है, शेल से बातचीत कर रही है। ठीक है, अब ये शेल है, ठीक है, ये तो यूज़र वाला काम हो गया। ये कर्नल का देखो, कर्नल हार्डवेयर से काम करवाता था, मतलब हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता था। कैसे कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। डिवाइस ड्राइवर किससे कर रहा है, डिवाइस कंट्रोलर। किसका कंट्रोलर, कीबोर्ड का, सीपीयू का, या किसी भी चीज़ का ना। ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, और ये शेल और कर्नल आपस में कनेक्टेड हैं। फिर हमारा आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आने के लिए आ सकता है। और ये कैसे पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पूछा जाता है। इसे लिखने का एक अच्छा तरीका क्या है, देखो मैं पहले ही समझा चुका था। जब आपसे पूछा जाए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप इसकी पूरी हेडिंग्स लिखिए। हेडिंग्स कौन कौन सी, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिर्फ हेडिंग उन्हें एक बार लिख लिया कि ये 8 होती हैं जैसे, तो उन 8 हेडिंग या 9-10 हेडिंग्स को आपने लिख लिया। उसके बाद एक हैश का सिंबल बनाया, वो हेडिंग लिखी, और उसके अंदर का कंटेंट लिखा पॉइंट्स में। इससे आपका पेज बढ़ेगा, आपको पेज भरने हैं, लेकिन ये नहीं कुछ भी, अच्छे अच्छे पेज भरने ना। इसी तरह से आपने इसे करा। और अगर कोई साथ में डायग्राम है, डायग्राम बनाया, या आपको कुछ इमेजिन करके डायग्राम बना पा रहे हो, कंटेंट कम लिख पा रहे हो, तो एक डायग्राम बना दो। रीजनेबल होना चाहिए डायग्राम, ये नहीं कुछ भी। ठीक है, देखो तो कितने तरह के फंक्शन देता है हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, और फिर ये क्या करवाता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, कमांड इंटरफेस, और नेटवर्किंग। कमांड इंटरफेस को हम शेल भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या लिखोगे, कि ये मेमोरी को ऑप्टिमाइज करवाता है, एलोकेट डिसएलोकेट करता है फंक्शंस को, उनकी मेमोरी डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस लोड होगा जबकि दूसरा प्रोसेस अवेलेबल नहीं है तब। प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस को क्रिएट, डिलीट और सस्पेंड, रिज्यूम, ये सब चीज़ करवाता है, प्रोवाइड करवाता है मैकेनिज्म कम्युनिकेशन का। फाइल मैनेजमेंट की फाइल को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कौन सी फाइल को कहाँ एलोकेट करना है, बैकिंग अप फाइल, वो सब चीज़ें। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या करवाता है, कि डिशेड्यूलिंग, फ्री स्पेस मैनेजमेंट का काम करवाता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, यूजर से इनपुट लेना, उसे आउटपुट देना, इन सारी चीज़ में। बफरिंग ऑफ इनपुट आउटपुट सर्विस, इंटरफेस है ना, इंटरफेसिंग द डिवाइस ड्राइवर। बस प्रोटेक्शन वही कि कौन सा यूज़र क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है ना, क्या चीज़, कौन सा प्रोसेस क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, या ये सारी चीज़ें की फोकस करता है इंटरनल थ्रेड्स के ऊपर। कमांड इंटरप्रेट मैंने बताया है, जो ये शेल है कि यूज़र के साथ इंटरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। नेटवर्किंग 2 तरह की होती है, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल क्या है, मैसेज पासिंग, फाइल शेयरिंग। हाई लेवल में क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग, बहुत सारे प्रोसेस साथ साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, इंक्रीज डेटा रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, आप डेटा पे रिलाई कर सकते हो। फिर आता है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी 8 होते हैं, और जो आपके फंक्शंस थे ये भी 8 होते हैं। टाइप्स, हेडिंग लिखी, ऐसे बनाया कि पहला, फिर इसका डायग्राम मस्ट है, थ्योरी में लिखो ना लिखो डायग्राम मस्ट होता है, तो डायग्राम प्लीज करके जाना। तो पहला टाइप आता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 3 हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग बेसिकली एक ही हैं, दोनों को एक ही लिख सकते हो। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि फर्स्ट सेकंड जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब होती हैं उनके बैच बना लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उन्हें एक बैच बना लेता है कि जो जो सिमिलर होती हैं, फिर उन्हें ऑपरेट करता है, उनके ऊपर काम करता है, ताकि जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो हो पाए। जैसे इसमें देख रहे हो बहुत सारे यूजर हैं, इन्होंने अपना अपना काम बताया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब थी उनका बैच बना लिया और उन्हें साथ में प्रोसेस करेगा।
ताकि इसका टाइम बचे और सीपीयू की यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाए। यही इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में लिखा है, पढ़ लो। ठीक है। डिसएडवांटेज ये होगी कि मतलब ओवरहेड बढ़ जाता है, डिबग करने में दिक्कत है, प्रायोरिटी कांट बी इम्प्लीमेंटेड कि कौन सा पहले होना चाहिए, ये वो। एडवांटेज जो मैंने बताया कि सीपीयू अच्छा हो जाता है, फास्ट हो जाता है और बस रिलायबल हो जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्लैश मल्टीटास्किंग, इसमें क्या होता है, जो एक सीपीयू है वो बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं उसके पास, उन्हें एक फिक्स टाइम दे देता है कि 10 मिनट या 10 सेकंड के लिए आप काम करेंगे, 10 सेकंड के लिए आप, 10 सेकंड के लिए आप। और मानो अगर इसमें से फर्स्ट प्रोसेस पूरा हो गया 10 सेकंड के अंदर, ये दोनों अभी भी बाकी हैं, तो इसकी जो 10 सेकंड है वो इन दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएंगी। तो ये 15 सेकंड काम करेगा सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस भी फिर 15 सेकंड काम करेगा। यही इसमें लिखा है। एडवांटेज इसकी यही है कि जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं वो साथ साथ करवा सकते हैं हम, और जो क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो जाती है सीपीयू की रिलायबिलिटी, यूटिलाइजेशन। आप जो इसकी जो मतलब बेनिफिट्स होते हैं या एडवांटेज डिसएडवांटेज है अपने वर्ड्स में खुद भी लिख सकते हैं। जैसे मतलब एडवांटेज क्या है, सीपीयू रिलायबल हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ये वो। दिक्कत क्या है कि सम टाइम ओवरहेड हो जाए, सम टाइम कुछ इशू आ जाए, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है, इसी वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं हम, फर्स्ट टॉपिक। फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो एक डेडलाइन के ऊपर काम करते हैं, जैसे जॉब मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग इन अ स्पेसिफिक टाइम। ये दो तरह का होता है, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम जैसे जो नो डिले एक्सेप्ट करते हैं, कि उन्हें कोई डिले मंजूर नहीं है। जैसे मिसाइल सिस्टम हो गया कि वॉर हो रही है तो हमारा जो सिस्टम है हम उससे कोई डिले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में हम डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लंच टाइम चल रहा है, एसबीआई है तो बस वही बात है। फिर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इसकी नीड समझो, जो सीपीयू है ना उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाए, इसलिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं एक ही बार में, तो सीपीयू को पूरा निचोड़ लेते हैं, उसका पूरा यूज फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है कि जब एक जॉब काम कर रही होती है तब दूसरी जॉब को वेट पे डाल देता है सीपीयू। इसका डायग्राम ये है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से समझते हैं कि 3 जॉब हैं। पहली जॉब जो है वो सीपीयू से होके निकल चुकी है, उसे पता लग गया है कि उसे क्या करना है, तो वो परफॉर्म कर रही है इनपुट आउटपुट ट्रांजिशन, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑन सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज। जो जॉब बी है वो सीपीयू में एग्जीक्यूट होने गई है, और जो जॉब सी है वो वेट कर रही है सीपीयू के इंस्ट्रक्शन का या सीपीयू में जाने का। ठीक है, ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, सेम है। जो पहले पढ़ी, यूटिलाइजेशन बढ़िया हो जाती है, बलाना डिमकाना। फिर आता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है कि बहुत सारे प्रोसेसर मिलके काम कर रहे हैं, नाम से समझ में आ रहा है प्रोसेसिंग, वो भी मल्टी, तो मल्टी प्रोसेसर्स जुड़े हुए हैं। ये 2 तरह की होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कोई मास्टर स्लेव नहीं होता, सबकी एक इक्वल वो होती है पोजीशन, सबके पास इक्वल राइट होते हैं। जबकि एसिमेट्रिक में मास्टर स्लेव चलता है कि एक सीपीयू बाकी मतलब एक प्रोसेसर बाकी पे रूल कर सकता है कि तुम ये करो, तुम ये करो। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले उस पे। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो, ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का डिफरेंस है, ये आ सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग दोनों सिंगल सीपीयू पे काम करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का काम करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जैसे मानो कि अब मैंने इसे रोक दिया और इसे काम दे दिया, इस टास्क को रोक दिया बीच में, इसे काम दे दिया कि पहले ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और वहीं मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग कि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम एलोकेट कर दिया कि 10 सेकंड के लिए आप काम करें, 10 सेकंड के लिए आप काम करें। फिर आता है OS सिंपली, हाँ देखो इसमें क्या है, OS सिंपली स्विचेज एंड एग्जीक्यूट अनदर जॉब व्हेन करंट जॉब नीड टू वेट। स्विच हैपन व्हेन आइदर अलाउड टाइम एक्सपायर, करंट प्रोसेस नीड टू वेट। कि मतलब इसमें कभी भी स्विच कर सकता है, ये अपने टाइम के बाद या उसका काम पूरा हो गया तब वो स्विच करता है। ठीक है, इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये भी सीपीयू यूटिलाइजेशन में ही हेल्प करता है। फिर हमारा आता है कर्नल। व्हाट इज कर्नल? कर्नल क्या होता है? कर्नल बताया कि कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो कर्नल आपका बूट कोडर के बाद सेकंड होता है जो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही मानो कि सिस्टम स्टार्ट हुआ तो कर्नल स्टार्ट हुआ, सिस्टम के साथ साथ चलेगा कर्नल। ठीक है, और कर्नल शटडाउन कब तक नहीं होता? जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शटडाउन नहीं होता। फिर है रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल टास्क। देखो 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कर्नल मोड और एक होता है यूजर मोड। ठीक है, जो डिफरेंस भी आ सकता है या लिखने के लिए आंसर को बड़ा करने के लिए लिख सकते हैं आप, या वो पूछ भी सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स बताओ, कर्नल मोड और यूजर मोड। ठीक है, फिर तो कर्नल मोड क्या होता है? ये एक 0 बिट होता है, ये 0 बिट का होता है। यूजर मोड 1 बिट का होता है। कर्नल मोड
जो है मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमेशा कर्नल मोड में रहता है और सारे इंस्ट्रक्शन, मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस एग्जीक्यूशन वगैरह वगैरह कर्नल मोड में चलते हैं। और जो यूज़र मोड होता है इसे कोई स्पेशल प्रिविलेज मिली नहीं होती, कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, ये बस यूज़र के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करवाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका गेमिंग मोड होता है वो यूज़र मोड होता है। ऐसा इसमें एक पॉइंट है। फिर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है सिस्टम कॉल, टाइप ऑफ सिस्टम कॉल जो ये हैं ये देख लेते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपका सिस्टम कॉल आए तो आपको ये डायग्राम बनाना मस्ट है, नहीं तो नंबर कटेंगे। ये डायग्राम क्या कहता है कि यूज़र है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे? एप्लीकेशन के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। एप्लीकेशन प्रोग्राम किसका इस्तेमाल कर रही है आगे फर्दर बातचीत करने के लिए? सिस्टम प्रोग्राम का। सिस्टम प्रोग्राम यूज़ करते हैं सिस्टम कॉल का ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत करने के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हार्डवेयर से रूबरू होके आप तक पहुंचाता है। तो यही चीज़ इसमें लिखी है कि कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कैटेगरी ऑफ सिस्टम प्रोग्राम। अगर आपको सिस्टम प्रोग्राम पूछे तो ये डायग्राम बनाना, सिस्टम कॉल पूछे तो ये डायग्राम बनाना, और अगर सिस्टम प्रोग्राम के साथ उसकी कैटेगरी पूछे तो ये लिखना: फाइल मैनेजमेंट, स्टेटस इंफॉर्मेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, प्रोग्रामिंग लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशन। फाइल मैनेजमेंट वही क्रिएट डिलीट कॉपी फाइल्स, स्टेटस की डेट टाइम क्या है, साइज क्या है फाइल का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो आपका प्रोग्राम है या कोड है वो कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है ना, कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहा है, प्रोग्राम लोडिंग एग्जीक्यूशन के लिंकर, लोडर और एडिटर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में क्या है कि सेंड मैसेज, ब्राउज मैसेज और उन सब चीज़ में काम करता है। ठीक है, सिस्टम कॉल पे आते हैं। सिस्टम कॉल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिस्टम कॉल ये आया हुआ है पेपर में, है ना, टेस्ट में आया है ये। सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूजर प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब ये इंटरेक्ट करने का एक वे प्रोवाइड करवाता है यूज़र के साथ। ये जो सिस्टम कॉल हैं हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती हैं, फॉर एग्जांपल C++। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो विंडो 32 API। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फिर आता है टाइप ऑफ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल कितने तरह की होती है? सिस्टम कॉल बेसिकली 5 तरह की होती है: प्रोसेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और एक कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन होती है। इसमें देखो आपको क्या करना है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, क्या करता है? प्रोसेस को क्रिएट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, बस वो लिखना है। लेकिन साथ में ये जो एग्जांपल नीचे करके लिखा हुआ है, क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, और ये इसकी कमांड्स है, फॉक, वेट, ये लिखनी ज़रूरी है। फाइल मैनेजमेंट में क्रिएट फाइल, रीड फाइल, ओपन, रीड, ये लिखना ज़रूरी है। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या कर रहा है? डिवाइस को मैनेजमेंट कर रहा है कि कौन से डिवाइस को रिक्वेस्ट, मतलब डिवाइस रिक्वेस्ट कर रहा है यूज़ होने के लिए, है ना, उसे रिलीज़ कर रहा है या स्टॉप कर रहा है कि अभी तो रुक जा, अभी से काम करवा लेते हैं, ये लिखना है। लेकिन साथ में एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है कि रीड, राइट। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में कि गेट टाइम, सेट टाइम और उसका एग्जांपल जैसे स्लीप, सेट टाइमर, अलार्म और स्लीप। अरे ब्रैकेट लगाने ज़रूरी है क्योंकि एक तरह की कमांड है ये। ठीक है, कमांड लिखी हुई है। अगर कोई पूछ ले डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम कमांड या सिस्टम कॉल कमांड्स, तो ये जो नीचे एग्जांपल लिख रखा है इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हो और बता सकते हो कि ये प्रोसेस मैनेजमेंट की है, ये इसकी है। जैसे फॉक एक इंपॉर्टेंट कमांड है कि 2 प्रोसेस को ज्वाइन करने में हेल्प करती है, क्लोन करने में हेल्प करती है। फिर आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये इसका स्ट्रक्चर, ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आता है तो बहुत बड़ा होता है तो इसे चॉइस में छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम या स्ट्रक्चर्स पूछता है। वो 6 या 8 तरह के स्ट्रक्चर हैं। आता नहीं है वैसे, अगर आता है तो वो चॉइस में छूट जाता है, क्योंकि उससे कंपेरेटिव ईजी क्वेश्चन हमारे पास होते हैं करने के लिए। वैसे आप देख सकते हो, रटना चाहो तो इसे रट सकते हो। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जब ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो उसमें एक डायग्राम था जो आपको बनाना मस्ट है। वो डायग्राम है ये। डायग्राम क्या है? डायग्राम है ये कि पहले आपको अलग अलग ऑर्बिट बनानी है। पहली ऑर्बिट में हार्डवेयर होगा, दूसरी में ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरी में एप्लीकेशन, चौथे में यूज़र। तो ये दिखाता है कि यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर रहा है हार्डवेयर के साथ। ये भी एक इसका स्ट्रक्चर ही है। मैंने हायरार्किकल दिखाया था कि हायरार्की कैसे होती है, वो भी एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर भी एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसे ही टोटल 8 होते हैं। तो ये क्वेश्चन छोड़ना ही प्रेफर करो, क्योंकि आता भी नहीं है वैसे ये, और इसे छोड़ना ही प्रेफर करो। ठीक है, फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सर्विस प्रोवाइड करवाता है, कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहा है यूज़र के साथ इंटरेक्शन का, और यूज़र के साथ एक इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है ताकि हम इंटरेक्ट कर पाएँ। ये इसका काम है। सर्विसेज कौन कौन सी हैं? हाँ, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन और प्रोटेक्शन।
इसके अंदर क्या क्या लिखोगे आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा, बना बना के जो इसकी हेडिंग से समझ में आ रहा है वही इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, ये मत छोड़ना, छोटा सा है तो ये नहीं, इंपॉर्टेंट है, ये पूरा अलग से आ सकता है। जब इसके अंदर का भी आप बना बना के लिखोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस 3 तरह के होते हैं, बैच इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस। CLI एक तरीके से ऐसे समझो कि टर्मिनल बेस नहीं होते, जैसे लिनक्स और मैक में टर्मिनल पे काम करते हैं मोस्टली, है ना, तो टर्मिनल पे आपने कमांड लिखी और आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, ये वो चीज़ है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे आपने विंडोज़ में देखते हो, है ना, या वैसे नॉर्मली भी देखते हो कि आपको एक एप्लीकेशन दिख रही है, आपके पास कर्सर है, आप जाके वहाँ क्लिक करोगे या किसी चीज़ पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। बैच इंटरफेस में जैसे जो आपकी कमांड्स हैं वो डायरेक्ट वो बैच बना रही हैं, उसके थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, यही इसकी थ्योरी में एक बार देख लेना। अकाउंटिंग कुछ नहीं, ये सारी चीज़ों का हिसाब रखता है, ट्रैक रखता है कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग कुछ नहीं है। फिर आता है री एंट्रेंट कर्नल, वो डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज री एंट्रेंट कर्नल एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ कर्नल। तो री एंट्रेंट कर्नल में आप बस यही बताना है, यही पॉइंट लिखने कि मैनी प्रोसेस और थ्रेड्स जो हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली विदाउट अफेक्टिंग द अदर। मॉडिफाई कर देता है लोकल डाटा को, और CPU शेड्यूलर है, और टिपिकली यूज इन इनपुट आउटपुट वेट। और फिर इसके बाद ये बस यही है जो ये 3 चीज़ लिखी हैं, ये 3 चीज़ जो पीछे वो लेड स्ट्रक्चर पढ़ा था इसका पार्ट है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, फिर आता है टाइप ऑफ कर्नल, ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है कितने तरह के कर्नल होते हैं, तो आपको ये नाम तो सबके लिखने हैं और एक्सप्लेन सिर्फ 2 को करना है, मोनोलिथिक और माइक्रोलिथिक। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, लेकिन कैसे, मोनोलिथिक और माइक्रोलिथिक का डिफरेंस, जिसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो ये डायग्राम है छोटा सा, ये डायग्राम आपको बनाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बिना नंबर नहीं है। मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है, जिसमें जो आपका यूजर सर्विस और कर्नल सर्विस वो सेम मेमोरी के अंदर होती हैं, वो मोनोलिथिक कर्नल है। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, एग्जीक्यूशन इसमें फास्ट है क्योंकि दोनों सेम मेमोरी के अंदर है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो इसलिए एग्जीक्यूशन जल्दी है। कम्युनिकेशन के लिए ये 3 सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। 3 पॉइंट इसके ये हो गए, चौथा पॉइंट इसका डायग्राम हो गया, और 5वां पॉइंट इसका एडवांटेज हो गया। ठीक है, एडवांटेज इसकी यही कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और सेम मेमोरी में है, तो CPU शेड्यूलिंग में अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला। डिसएडवांटेज ये है कि अगर यूज़र फेल होता है तो जो कर्नल है वो भी रुक जाता है साथ में, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कर्नल फेल होता है, यूज़र रुक जाता है, तो टास्क पूरी बंद हो जाती है। माइक्रोलिथिक कर्नल में ऐसा नहीं है, उसमें यूज़र सर्विस और कर्नल सर्विस अलग अलग हैं, तो आप उन्हें अपडेट कर सकते हो, और अगर उनमें से एक बंद हो जाता है तो दूसरा नहीं रुकता, तो पूरा सिस्टम या पूरा प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होता। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जब ये दोनों अलग अलग हैं तो इसमें जो स्विचिंग है या जो प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है कंपेरेटिव टू मोनोलिथिक। और इसका डायग्राम तो आपने बनाना है इसी तरह से कि ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों सेम मेमोरी स्पेस में हैं। ठीक है, नोट क्या है कि ये कम्युनिकेशन के लिए जो मोनोलिथिक है वो 3 सिस्टम कॉल का यूज़ करता है, वाइल माइक्रोलिथिक कर्नल IPC का यूज़ करता है, 3 IPCs का यूज़ करता है। ये पॉइंट है इसका 3rd पॉइंट याद रखने वाला। फिर आपका डिफरेंस आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, प्रोसेस और थ्रेड के बीच का डिफरेंस। ठीक है, प्रोसेस क्या है, एक हैवी टास्क है या हैवी प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस में लिखना है कि इट्स अ हैवी टास्क और हैवी प्रोसेस, वाइल थ्रेड इज अ लाइट टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेस है उसे अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग ही मानता है, कि मतलब ये नहीं कि वो एक साथ आए, नहीं, उन्हें अलग अलग यूनिट कंसिडर करेगा। वाइल थ्रेड में वो जो थ्रेड है उन्हें एक सिंगल टास्क की तरह मानता है। ठीक है, डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं उनके पास अपनी डेटा फाइल, कोड फाइल, स्टैक रजिस्टर, ये सब अलग अलग होते हैं। वाइल इन थ्रेड वो डेटा और कोड फाइल को वो करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना मस्ट है, अभी आगे मैं समझाऊंगा क्या है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लो होती है प्रोसेस में, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट है। स्लो इसलिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग अलग टास्क की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ये एक ही टास्क की तरह ट्रीट हो रहे हैं और इनकी कोड फाइल और डेटा फाइल सेम है, इसलिए इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट है। ये अगर एक प्रोसेस खराब हो जाता है तो दूसरा अपना आराम से काम कर सकता है, इसमें अगर एक खराब हो गया तो दूसरे को रुकना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें तो ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंटरडिपेंडेंट है, डायग्राम दोनों के देख लो। फिर हमारा आता है टाइप ऑफ थ्रेड। 2 तरह के थ्रेड होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड।
ठीक है। यूजर लेवल थ्रेड जो मैनेज करता है, यूजर कर्नल लेवल थ्रेड जो मैनेज करता है कर्नल, इनका डिफरेंस यही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, मतलब ये पूरा, ठीक है। अगर ये भी आए तो ये चीज़ लिखनी मस्ट है, और थ्रेड्स के बारे में लिख देना जो आपने यहाँ पे पढ़ा, पेज भरने के लिए, थोड़ा कंटेंट दिखाने के लिए कि आपने लिखा है। मल्टीपल टाइप ऑफ थ्रेडिंग मॉडल, ठीक है। मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू वन। इसमें क्या है, बहुत सारे यूजर थ्रेड्स होते हैं और बहुत सारे कर्नल थ्रेड होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। लेकिन मैनी टू वन मॉडल में क्या होता है कि बहुत सारे यूजर थ्रेड है, लेकिन जो आपका कर्नल थ्रेड है वो सिर्फ एक है, तो ये तीनों इसके साथ लगे रहते हैं। या तीनों, यहाँ तो मैं 3 दिखा रहा हूँ, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना। और 1 to 1 में क्या होता है, सब अपने अलग अलग आपस में अलग अलग लगे रहते हैं। बस कि यूजर थ्रेड एक होगा तो कर्नल थ्रेड भी एक होगा, सबके पास अपना सेपरेट होता है, ठीक है। रेस्ट फ्रॉम पीडीएफ, इसका मतलब कुछ नहीं है, पीडीएफ में कुछ भी नहीं था। फिर आता है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों आया है, ये सीओए का पार्ट होना चाहिए बट ये इसमें है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस कुछ नहीं है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, ये बताता है कि व्हाट कंप्यूटर डज, कि कंप्यूटर क्या काम करता है, और जबकि ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि हाउ कंप्यूटर डज, ठीक है। ये डील करता है उसके फंक्शनल बिहेवियर के साथ और ये डील करता है उसके स्ट्रक्चरल बिहेवियर के साथ। ये डील करता है हाई लेवल इशू और ऑर्गेनाइजेशन डील करता है लो लेवल इशू। ये बताता है जब भी मतलब डिज़ाइन होता है कंप्यूटर का तो उसका आर्किटेक्चर पहले से बना हुआ होता है, और जबकि ऑर्गेनाइजेशन जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वो उसके डिज़ाइन के बाद भी बन सकती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर, SW का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपर अवेयर होता है इसके आर्किटेक्चर के बारे में, जबकि यहाँ पे अवेयर नहीं होता, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, देख लो। फिर आता है कर्नल डेटा स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा आ सकता है व्हाट इज अ कर्नल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको बताना है, वैसे तो इसका पूरा एक बड़ा 2-3 पेज में आ सकता है, लेकिन ये समराइज करा हुआ है तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में फर्दर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये रिमेंबर करने के लिए आप यहाँ से देखें, ठीक है। कर्नल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, अ वेरी इंपॉर्टेंट एज दे स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम में करंट स्टेट क्या चल रही है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। जैसे सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में है कि जैसे कोई नया प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसके साथ एक कर्नल डेटा स्ट्रक्चर भी नया क्रिएट होता है जो उस प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। थर्ड ये क्या कहता है, ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है सारे प्रोसेस जो रन कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। कर्नल डेटा स्ट्रक्चर 3 तरह का होता है, प्रोसेस टेबल, फाइल टेबल और v/inode। प्रोसेस टेबल मैंने आपको जैसे पहले बताया प्रोसेस टेबल का, वैसी चीज़ें होती हैं कि सारे प्रोसेस जो होता है उनकी इन्फॉर्मेशन रखेगा, क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या स्टेटस है उनका। फाइल वाला सारी फाइल की इन्फॉर्मेशन रखेगा। वी और आइनोड देखो, ये कनेक्ट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, है ना। आइनोड का देखो, आइनोड क्या करता है, स्पेसिफाई करता है फाइल एक्सेस इन्फॉर्मेशन लाइक स्टोरेज डिवाइस, उनकी फाइल को एक्सेस करने की इन्फॉर्मेशन। जबकि वी नोड क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कॉन्सेप्ट टू एक्सेस द फाइल। समझ रहे हो, ये चीज़ लिखनी है बस। फिर एक प्रोसेस है, प्रोसेस क्या होता है कि जब भी प्रोसेस मेमोरी के अंदर जाता है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्टैक, हीप, टेक्स्ट, डेटा। स्टैक्स जो आपके टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन है, हीप्स जो डायनेमिकली एलोकेटेड होती हैं, टेक्स्ट जो स्टोर होते हैं, एज वेल एज मतलब रिसेंट एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा कंटेनिंग ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल। फिर ये पीसीबी, ये भी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत टफ था तो ये मैं छोड़ के गया था, पर आप करके जाना, ठीक है। ये टाइप ऑफ पीसीबी है कि प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस प्रिविलेज, पॉइंटर, सीपीयू रजिस्टर। अंदर का तो इनके क्या ही लिखोगे, जो मन में आए वो लिखना, बस इसकी पीसीबी हेडिंग डालना, पीसीबी की फुल फॉर्म लिखना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और टास्क कंट्रोल ब्लॉक। वैसे पूछ सकता है व्हाट इज टास्क कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी क्या है, पीसीबी बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मेंटेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा और ये सारे प्रोसेस का ध्यान रखता है, मतलब प्रोसेस को कंट्रोल करके चलता है, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है। इट कीप ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू ट्रैक ऑन अ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के ऊपर निगरानी रखने के लिए जो जो चीज़ें इसे पता होनी चाहिए वो इसके पास हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है। इसके टाइप्स हैं बस। फिर आता है डिबगिंग। डिबगिंग क्या है, डिबगिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के लिए आ सकता है, अभी तक आया तो नहीं था हमारे में, ठीक है। डिबगिंग क्या है कि प्रोसेस में क्या दिक्कत है उसे फाइंड करना और उन्हें सॉल्व करना, इसे डिबगिंग कहते हैं, ठीक है। डिबगिंग कितने तरह का होता है, लॉग फाइल, कोड डंप फाइल, क्रैश डंप फाइल और ट्रेस लिस्टिंग। लॉग फाइल क्या होता है, जो भी आपका स्टोर इवेंट है वो स्टोर होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इन अ फॉर्म ऑफ लॉग फाइल। तो
तो इसलिए लॉग फाइल डिबगिंग है ना। ये दो तरह में डिवाइडेड होती है, कौन कौन सा, इवेंट लॉग और ट्रांजैक्शन लॉग। जो भी आपका रिकॉर्ड्स, मतलब ये जो है आपके सारे रिकॉर्ड्स रखती है जो इवेंट एग्जीक्यूट या अकर हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ट्रांजैक्शन लॉग क्या है, कोई भी चेंज हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ये उसे स्टोर करके रखता है ताकि ड्यूरिंग अ सिस्टम क्रैश वो चीज़ें काम आए, वो क्या चेंज था, चेंज से पहले क्या चीज़ थी वो, ठीक है, ताकि रिकवरी हो पाए। कोड डंप फाइल क्या होता है कि एक प्रोसेस है वो चल रहा है, अनएक्सपेक्टेडली वो प्रोसेस क्रैश हो गया तो उस प्रोसेस की जो मेमोरी एड्रेस है वो स्टोर होता है कोड डंप फाइल में। क्रैश डंप फाइल क्या है कि इन अ स्टेट ऑफ टोटल सिस्टम फेलियर, अगर पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया तो उस सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन होगी वो कैप्चर करके कौन रखेगा, क्रैश डंप फाइल, ताकि रिकवरी में हेल्प हो पाए, ठीक है। फिर है ट्रेस लिस्टिंग। ट्रेस लिस्टिंग ये मान के चलो कि सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता रहे, लॉग फाइल्स और लॉगिंग डिटेल्स जो हैं अपने पास रखता है, और ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं या डिबगर्स होते हैं, उन्हें डिबगिंग के लिए हेल्प करती है। फिर आता है सिस्टम बूट। सिस्टम बूट ऐसा सच कुछ नहीं है, सिस्टम बूट यही कहता है कि दो तरह का होता है ये, कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या, जब बहुत टाइम बाद सिस्टम को पावर ऑन कर रहे होते हो। वार्म बूटिंग जब उसे रीस्टार्ट कर रहे होते हो। बस प्रोसेस, और इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर आइदर आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक समथिंग। सो चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको समझ में आया हो तो डू कमेंट डाउन, नहीं समझ में आया हो तो डू कमेंट डाउन। अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिक चाहिए या मैंने ओवरव्यू दिया हो उसे डीप में एक्सप्लेन करना हो या उसके नोट्स चाहिए, कुछ भी हो तो डू कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।